नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड केशव जी की डरावनी कहानी पर आधारित है, जिसे आप उन्हीं की नज़र से सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले केशव की है। केशव एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था और काम के सिलसिले में एक बार उसे उत्तराखंड के मसूरी जाना पड़ा। केशव जवान था, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए लड़कियों से दोस्ती करने के सपने उसके दिल में भी पलते रहते थे। वह स्वभाव से काफी मस्तमौला था, हर हाल में पॉजिटिव सोच रखता और छोटी छोटी बातों में भी हंसी ढूंढ ही लेता था। मसूरी जाते समय बस में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे देखते ही वह जैसे ठहर सा गया। पहली ही झलक में वह उसके दिल में उतर गई और केशव मन ही मन उससे जुड़ाव महसूस करने लगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चेहरे की मासूमियत उसे अपनी ओर खींच रही है, वही उसके लिए एक बड़ा धोखा साबित होने वाली है, जिसमें वह धीरे धीरे फंसता चला जाएगा। ऑफिस का काम शुरू होने के बाद भी उस लड़की का ख्याल उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था और उसी के पीछे चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां एक डरावनी सच्चाई उसके सामने आती है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जब केशव बस में बैठकर मसूरी की ओर जा रहा था, तब रास्ते में लैंसडाउन की पहाड़ियों के बीच से बस गुजर रही थी। बस के अंदर गिने चुने ही यात्री थे और ज्यादातर सीटें खाली पड़ी थीं। शाम ढल रही थी और घुमावदार रास्तों पर बस लहराती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और बस के अंदर केशव उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। वह लड़की खिड़की के पास बैठी थी, कुछ सोचती हुई, जैसे किसी गहरी चिंता में खोई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो कोई बड़ा राज छुपा रखा हो। केशव लगातार उसे देखे जा रहा था और सच कहें तो उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो चुका था। तभी अचानक उसने पलटकर केशव की तरफ देखा, जिससे वह झेंप गया। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। लड़की हल्की सी मुस्कुराई और फिर तुरंत उसकी आंखों में फिर से उदासी भर गई, जैसे कोई मजबूरी उसे खुलकर मुस्कुराने नहीं दे रही हो। इसके बाद उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी ही देर में अंधेरा घिरने लगा और बस के अंदर भी रोशनी कम हो गई। तभी अचानक जोर का झटका लगा और बस बीच रास्ते में रुक गई। वह लड़की उठी और एक बार केशव की तरफ देखकर तेजी से बस से उतर गई। वहां कोई बस स्टॉप नहीं था और ना ही आसपास कोई बस्ती नजर आ रही थी। केशव के मन में सवाल उठने लगा कि यहां अचानक बस क्यों रुकी। तभी कंडक्टर बोला कि कितनी बार कहाँ है, बस ठीक करवा लो, रोज इसी जगह आकर अटक जाती है। ड्राइवर ने जवाब दिया कि बस तो सही है, बस यहाँ चढ़ाई ज्यादा है, पुरानी बस है ना, पूरी ताकत नहीं लगा पाती। इतना कहकर वह हंस पड़ा। कंडक्टर ने डराने वाले अंदाज में कहा कि कभी कभी तो लगता है यहाँ भूत प्रेत का चक्कर है, हर बार इसी जगह फंस जाती है। इस पर ड्राइवर झल्लाकर बोला कि छोड़ो ये सब, बेकार की बातें मत बनाओ, शाम हो गई है, लाइट जला दो। ड्राइवर हंसते हुए बोला, और ऊपर वाले का नाम मत लो, नहीं तो सच में आकर चिपट जाएगा। बस अब धीरे धीरे चढ़ाई पर चढ़ रही थी। मेरी नजरें लगातार उसी लड़की को ढूंढ रही थीं, लेकिन कान उन दोनों की बातों पर टिके हुए थे। वह धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल होती जा रही थी और मैं उसे लगातार देखता ही रह गया। तभी अचानक वह पलटी, मेरी तरफ देखा और फिर अंधेरे में कहीं खो गई। मैं अपनी सीट छोड़कर आगे आकर बैठ गया और कंडक्टर से बात करने लगा। मैंने पूछा, और कितना टाइम लगेगा? उसने कहा, बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले बस जिस जगह रुकी थी वह कौन सी जगह थी? कंडक्टर बोला, बस तो सीधे स्टैंड से चलकर सीधे स्टैंड पर ही रुकती है। मैंने याद दिलाया कि अभी 5 मिनट पहले जब वह लड़की उतरी थी तब तो बस रुकी थी। यह सुनकर वह चौंक गया और बोला, कौन सी लड़की? हमने कहीं बस नहीं रोकी, बस तो वहां जाकर अपने आप अटक जाती है, ऊंचाई पर चढ़ते वक्त ताकत नहीं लगा पाती। वहां तो कोई कहे भी तो बस नहीं रोकते, वहां पास ही कब्रिस्तान का रास्ता है। वैसे तुमने कौन सी लड़की देख ली? शाम होते ही दिल लगा बैठे। क्या? यह कहकर दोनों ठहाका मारकर अजीब सी हंसी हंसने लगे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे लगा कि दोनों मस्ती कर रहे हैं और मुझसे मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ देर बाद बस स्टैंड आ गया। मैं नीचे उतरा
और रिक्शा लेकर होटल की तरफ चल दिया। एक तरफ उस लड़की का मासूम चेहरा आंखों में घूम रहा था और दूसरी तरफ ड्राइवर कंडक्टर की बातें दिमाग में गूंज रही थीं। लेकिन मैंने अपने एहसासों पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी समझा और उसकी मीठी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद होटल पहुंच गया। तभी रिक्शा वाले की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। बोला, सर कहाँ खो गए? सच कहूं तो इतने से वक्त में मैं अपनी कल्पनाओं में अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस भी कर चुका था। आखिर मैं भी इंसान हूं ना। यह सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। रिक्शा वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अजीब आदमी हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। खैर, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो बस उसी से मतलब था जिसे देखकर आज मुझे ऊपर आसमान नीचे जमीन वाली फीलिंग आ रही थी, जिसे मैं मन ही मन अपना मान चुका था, जबकि मुझे यह तक नहीं पता था कि वह कौन थी। मैंने जेब से पैसे निकालकर किराया चुकाया और बाकी उसे रखने को कह दिया। फिर होटल की तरफ बढ़ गया। कमरे में शिफ्ट होते ही काफी थकान महसूस हुई तो नहाने का फैसला किया। हालांकि मौसम ठंडा था, लेकिन फिर भी मैं बाथरूम चला गया। नहाते वक्त भी बार बार बस उसी लड़की का ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं उसी सोच में खोया रहा। और उसकी उदास आंखें बार बार मेरे सामने आकर जैसे दस्तक दे रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उन आंखों में आखिर ऐसा क्या छुपा था और वह क्या कहना चाहती थी। नहाने के बाद सोचा कि क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए। कमरे में मंगवाने के बजाय मैंने नीचे रेस्टोरेंट जाना ज्यादा ठीक समझा, क्योंकि मैं थोड़ा मिलनसार किस्म का इंसान हूं और नए लोगों से बातचीत करना मुझे अच्छा लगता है। नई जगह, नए चेहरे और नए अनुभव मुझे हमेशा पसंद रहे हैं। वैसे आपको बताना तो भूल ही गया कि मैं यहाँ अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट की वजह से आया था और फिलहाल मुझे काफी समय तक यहीं रुकने के निर्देश मिले हुए थे। खैर, मैं नीचे रेस्टोरेंट पहुंचा और चाय का ऑर्डर दे दिया। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए मैं खाली बैठे वेटर से हल्की फुल्की बातें करने लगा। बातचीत के दौरान उसने बताया कि बस स्टैंड यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और रिक्शा वाला आपको जानबूझकर घुमा कर लाया होगा ताकि ज्यादा पैसे बना सके। ये सुनकर मैंने मन ही मन उस रिक्शा वाले को गालियां दी, लेकिन फिर खुद को समझाया कि चलो, उसकी वजह से ही मैं सपनों में ही सही अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस तो कर पाया। मैं वैसे भी पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान हूँ और हर चीज में अच्छाई ढूंढ ही लेता हूँ। चाय का बिल चुकाने के लिए जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हालत बिल्कुल वैसी हो गई जैसी उस लड़के की होती है जो रात में तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोता है और सुबह उठने पर मोबाइल गायब मिलता है। मेरा पर्स कहीं गिर चुका था, जिसमें आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और जरूरी कागज थे। जेब में पड़े खुले पैसों से किसी तरह चाय का बिल चुकाया। मेरे लिए पर्स मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं जिस रास्ते से होटल में आया था उसी पर नजर डालते हुए वापस अपने कमरे तक गया। हर जगह ढूंढा, लेकिन पर्स कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूठी हुई प्रेमिका नाराज होकर मुझे छोड़ गई हो और कह रही हो कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब दो ही संभावना बची थी, या तो पर्स रिक्शा में गिरा होगा या फिर बस में। रिक्शा में मिलने की उम्मीद तो लगभग खत्म थी, इसलिए सोचा कि बस स्टैंड जाकर देख लिया जाए, शायद किस्मत साथ दे दे। बाहर निकलकर देखा तो इक्का दुक्का रिक्शा खड़े थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पैदल ही जाने का फैसला किया। शायद मैं वहां के रास्तों को समझना चाहता था। किसी से रास्ता पूछकर मैं धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगा। मुश्किल से 10 मिनट में वहां पहुंच गया। रास्ते में मैं उस रिक्शा वाले को मन ही मन शुक्रिया कह रहा था, जिसने मुझे घुमा फिरा कर लाया और मुझे सपनों में रोमांटिक डांस का मौका दिया। कोई और होता तो 5 मिनट में होटल पहुंचा देता, लेकिन उस भले इंसान ने पूरे 20 मिनट लगा दिए। सच कहूं तो ऐसे ही नेक लोगों पर यह दुनिया टिकी हुई है। खैर, बस स्टैंड बहुत बड़ा नहीं था। बस स्टैंड पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। आधे से ज्यादा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था और सारी बसें लाइन से खड़ी थीं। मैं अपनी वाली बस ढूंढने लगा। ऊपर वाले का शुक्र था कि थोड़ी ही देर में वह मिल भी गई। बस के गेट के पास एक कुत्ता बैठा हुआ था जो सो रहा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुली। उसने मेरी तरफ देखा और फिर बिना किसी परवाह के दोबारा सो गया, जैसे मेरे आने जाने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। मैंने दरवाजा खोला तो वह पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर जाकर देखने लगा। उसी सीट के नीचे मेरा पर्स पड़ा हुआ था। शायद जब मैंने सीट बदली थी तभी गिर गया होगा। मैंने झट से उठा लिया। सब कुछ सुरक्षित था।
मेरे मुंह से राहत की सांस के साथ निकला, थैंक्स गॉड। और मन ही मन बस वालों को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने अभी तक बस की सफाई नहीं की थी। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि पता नहीं क्यों उस सीट को एक बार फिर देखने का मन कर गया। दिल भी तो पागल होता है ना। मैंने टॉर्च की रोशनी सीट पर डाली तो वहां कुछ पड़ा नजर आया। पास जाकर देखा तो एक रूमाल था। मैंने उसे उठा लिया। उसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। उस पल मैं खुद को किसी कहानी का जासूस समझ रहा था, जिसके हाथ कोई अहम सबूत लग गया हो। बस से बाहर निकला तो वही कुत्ता जिसे अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, अचानक मुझ पर भौंकने लगा और लगातार भौंकता ही रहा। मैंने सोचा, बड़ा अजीब कुत्ता है। जब भौंकना चाहिए था तब चुप था, और अब ऐसे भौंक रहा है जैसे चोरी के बाद अपना हिस्सा मांग रहा हो। वह भौंकते भौंकते मुझे मेन गेट तक छोड़ने आया। खैर, वहां से निकलकर मैं वापस होटल के अपने कमरे में आ गया और उसी रूम में खाना मंगवा लिया। सफर की थकान इतनी थी कि खाते ही मुझे गहरी नींद आ गई। रात को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आया और फिर चला गया। मगर मैं इतनी गहरी नींद में था कि सोचा शायद कोई सपना देखा होगा या भ्रम रहा होगा। सुबह उठकर सोचा, कोई कमरे में कैसे आ सकता है। थकान में कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहा धोकर तैयार हुआ तो रात वाले रूमाल का ख्याल आया। मैंने तो उसे टेबल पर रखा था। इधर उधर कपड़ों में, तकिए के नीचे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो गया। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी जैसे खो गई थी। खुद पर गुस्सा आया कि एक रूमाल तक संभाल कर नहीं रख सकता तो मोहब्बत क्या खाक निभाऊंगा। उसी होटल में हर 3 कमरों पर एक केयर टेकर यानी वेटर लगाया गया था। मैंने रिसेप्शन पर फोन करके उस केयर टेकर को ऊपर बुलाया और उससे पूछा कि क्या रात में कोई मेरे कमरे में आया था। उसने साफ कहा कि सर, कमरे का लॉक अंदर से रहता है, ऐसे कोई बाहर वाला अंदर आ ही नहीं सकता। फिर उसने पूछा कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कोई सामान चोरी हो गया क्या। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। वह रात के खाने की प्लेटें उठाने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े कोयलों पर पड़ी और वह हैरान होकर बोला, साहब, ये कोयले आपने यहां रखे हैं। मैंने ध्यान से देखा तो सच में टेबल पर कुछ अधजले से कोयले बिखरे पड़े थे। अजीब बात यह थी कि रूमाल ढूंढने की जल्दबाजी में मेरी नजर उन पर कैसे नहीं गई। वेटर उन्हें देखकर घबरा गया और बिना कुछ बोले सिर्फ प्लेट लेकर चला गया। उसका यह बर्ताव मुझे बहुत अजीब लगा। उससे भी ज्यादा अजीब यह था कि ये कोयले मेरे कमरे में आखिर आए कहां से, और जब कमरा अंदर से बंद था तो रूमाल गायब कैसे हो गया। बाकी सारा सामान सही सलामत रखा था, तो कोई सिर्फ रूमाल चुराने ही क्यों आएगा। मैं वैसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए मुझे होटल स्टाफ पर ही शक होने लगा कि कोई मुझे सोता समझकर आया होगा, और घबराहट में कुछ हाथ नहीं लगा तो बस रूमाल ही उठा ले गया। मेरी एक आदत है कि अगर किसी बात के पीछे पड़ जाऊं तो उसे सुलझाए बिना चैन नहीं लेता। मैं होटल के रेस्टोरेंट में गया जहां वही वेटर सर्व कर रहा था। मैंने इशारे से उसे बुलाया। वह पास आया तो मैंने पूछा कि तू उन कोयलों को उठाकर क्यों नहीं लाया। वह घबरा गया और बोला, किसी और से उठवा दूंगा साहब। मैंने थोड़ा सख्त होकर पूछा कि तू ही क्यों नहीं उठा लाया, और तू घबराया क्यों था। सच बता, तू ही आया था ना रात को मेरे कमरे में। ये सुनते ही वह घबरा गया और बोला, नहीं साहब, आपके कमरे में रात को चुड़ैल आई थी। हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास रह गया हो, जिसे लेने वह आई हो। आपकी किस्मत अच्छी है साहब, उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो चोरी और ऊपर से ऐसी कहानियां। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता कि मेरे कमरे में चुड़ैल आई थी। तो वह आंखें फैलाकर बोला, साहब, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, चुड़ैल जहां जाती है वहां अपनी निशानी छोड़ जाती है, और जले हुए कोयले उसी की निशानी होते हैं। फिर उसने पूछा, आपके कमरे से क्या गया है। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहा कि गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना, मुझे उसकी फुटेज दिखा, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत कर दूंगा। यह सुनते ही वह बुरी तरह घबरा गया और बोला, साहब प्लीज मेरी शिकायत मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर वह मुझे सीसीटीवी मॉनिटर रूम में ले गया। वहां बैठे आदमी ने फुटेज चलाई तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी रिकॉर्डिंग में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कुछ साफ पता चले। बस एक ही सीन अजीब था। कैमरा मेरे कमरे को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। उसी में साफ नजर आया कि मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और कुछ मिनट बाद अपने आप बंद हो गया।
ना कोई अंदर जाता दिखा और ना कोई बाहर आता। मेरे लिए यह अनुभव बेहद डरावना था। समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। मैंने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा चलवाया और स्क्रीन को झूम करके देखने लगा। जैसे जैसे झूम बढ़ाया, पिक्सल फटने लगे। लेकिन तभी मुझे कुछ नजर आया जो किसी जीत से कम नहीं था। वह किसी की परछाई लग रही थी, शायद किसी लड़की की। अगर मैं कैमरा झूम नहीं करता तो शायद यह कभी दिखाई ही नहीं देता। मुझे यकीन हो गया था कि कोई मेरे कमरे में जरूर आया था और वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई लड़की थी। लेकिन मैंने यह बात न तो वेटर को बताई और न ही ऑपरेटर को। अब एक बात साफ हो चुकी थी कि मैं अकेला नहीं था। फिर मैंने अपनी घड़ी देखी और याद आया कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं है। बाहर निकलकर रिक्शा पकड़ा और कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। पूरा दिन मीटिंग्स में निकल गया, लेकिन दिमाग बार बार पिछली रात की घटना पर ही अटका रहा। शाम 4 बजे ऑफिस से छुट्टी हुई और मैं होटल की ओर लौट चला। रास्ते भर दिमाग में सवाल घूमते रहे कि अगर वह रूमाल उसी का था तो वह रात को लेने क्यों आई। उसे कैसे पता चला कि रूमाल मेरे पास है? आखिर ऐसा क्या खास था उस रूमाल में? इन सवालों में उलझकर दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। करीब 15 मिनट में होटल पहुंचा। कमरे में जाकर चाय मंगवाई। देखा तो कोयले अभी भी वहीं पड़े थे। पता नहीं क्यों अचानक मन हुआ और मैंने उन्हें अपनी पैंट की जेब में डाल दिया। चाय पीकर थोड़ी राहत मिली। समय देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। सोचा क्यों ना थोड़ी ठंडी ताजी हवा खा ली जाए। सूरज ढलने लगा था। होटल से बाहर निकला और किसी से कब्रिस्तान का रास्ता पूछकर पैदल चल पड़ा। आसपास का पहाड़ी रास्ता बेहद खूबसूरत लग रहा था। पता नहीं पहाड़ों से मुझे क्यों इतना लगाव है। जब भी मौका मिलता है मैं खींचा चला आता हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में मैं भी किसी पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ था। चलते चलते पता ही नहीं चला कब वहां पहुंच गया। सड़क के किनारे खड़ा हो गया। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नजर आ रहे थे जो मन को सुकून दे रहे थे। एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, कब्रिस्तान इधर। उस बोर्ड से थोड़ा आगे ही कब्रिस्तान बना हुआ था। इतना दूर की आंखों से साफ दिख जाए। पता नहीं क्या सूझा मुझे। मैंने जेब में हाथ डालकर उन कोयलों को मन ही मन छू लिया। अंधेरा हो चुका था, लेकिन पास लगे पोल के बल्ब से हल्की रोशनी पड़ रही थी। वहीं पास के एक पत्थर पर बैठ गया। तभी अचानक मेरी नजर सड़क की तरफ गई तो देखा कोई साया मेरी ओर ही चला आ रहा है और मेरे सामने थोड़ी दूरी पर आकर रुक गया। अंधेरे की वजह से कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। मन में डर भी आया कि हीरो बनकर कब्रिस्तान तक आ तो गया हूं, लेकिन अगर पीछे से कोई भूत प्रेत आ गया तो क्या होगा। अच्छा हुआ वह साया सामने से ही आ रहा था। वह धीरे धीरे इतना पास आ गया कि मैं उसे पहचान सका। वह मेरे सामने खड़ी थी, वही मेरे सपनों की सुंदरी। मैं बस उसे एक तक देखता रह गया। मेरी हालत देखकर उसने मुझे टोका और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी चोरी एक बार फिर पकड़ ली गई थी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने हकलाते हुए कहा, जी वो मैं बस ऐसे ही। शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहे थे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बस ऐसे ही? इस वक्त तो यहाँ कोई आता भी नहीं। मुझे लगा सीधी बात करना ही बेहतर रहेगा। मैंने थोड़ा हौसला जुटाकर कहा, जी मैं आपकी तलाश में ही यहाँ आया था। वह हैरान होकर बोली, मेरी तलाश में? क्यों? मैं थोड़ा शर्माया और बिना उसका जवाब सुने ही बोलना शुरू कर दिया, आप बुरा मत मानना, पर उस दिन से जब से आपको देखा है रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। बस हर वक्त आपके बारे में ही सोचता रहता हूं। आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई जो अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। वह मुस्कुराई जरूर, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी लौट आई। उसने कहा, देखने में तो तुम बड़े शरीफ और मासूम लगते हो, लेकिन क्या तुम्हें अच्छा लगता है लड़कियों को घूरना और उनका पीछा करना? मैं वैसी लड़की नहीं हूं। अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा रहेगा। इतना कहकर वह कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। मैंने पूछा, यहां कहां जा रही हो? उसने पलटकर हल्की सी हंसी के साथ कहा, घर और कहां? उसकी स्माइल देखकर एक पल को मेरा दिल धक से रह गया। तभी अचानक पास लगे पोल का कमजोर सा बल्ब अपने आप बुझ गया। शायद लाइट चली गई थी। करीब 10 सेकंड बाद दोबारा जल गया, लेकिन वह वहां नहीं थी। मैंने उसे आवाज दी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया।
डर धीरे धीरे मुझ पर हावी होने लगा था। चारों तरफ अंधेरा भी फैल चुका था। उस वक्त मुझे वापस लौटना ही सही लगा। मैं होटल तो आ गया, लेकिन मन उसी घटना में उलझा रहा। अगर वह भूत थी तो इंसानों जैसी बातें क्यों कर रही थी? और अगर इंसान थी तो फिर कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो उसने मुझे पहचान कैसे लिया और कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? उसने मुझे दूर रहने की जो सलाह दी थी, उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं और जुबान कुछ और। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वह मुझसे नफरत करती है, लेकिन उसकी उदास आंखें किसी बड़ी मजबूरी की कहानी सुना रही थीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे प्यार की दूसरी निशानी, वे कोयले अब भी वहीं थे। मैं तो उसका नाम तक पूछना भूल गया था। फिर रूमाल और कोयलों की बात कहां से पूछता? लोगों की मोहब्बत की निशानी गुलाब होती है और हमारी किस्मत में कोयले आए। उसका मासूम चेहरा और आंखों की उदासी बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो, मगर दिमाग बार बार चेतावनी दे रहा था कि यह आशिकी कहीं मुझे किसी बड़ी परेशानी में न डाल दे। फिर खुद को समझाया कि जब प्यार किया है तो डरना क्या, जो होगा देखा जाएगा। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा। साथ ही एक डर यह भी सता रहा था कि अगर वह सच में भूत निकली तो क्या होगा। मैं तो जैसे तैसे संभाल लूंगा, लेकिन मेरी फैमिली इस सबको कैसे झेलेगी? फिर अचानक मुझे अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। अरे वाह केशव, ये कैसा इश्क शुरू हुआ है कि न जज्बातों पर काबू है और न दिल की धड़कनों पर जोर चलता है। खुद को समझाकर मैंने इन ख्यालों पर ब्रेक लगाया और डिनर करने नीचे रेस्टोरेंट चला गया। वहां वही वेटर मुझे देखते ही खुद पास आ गया और ऑर्डर ले लिया। खाना खाकर जब मैं बिल चुकाने लगा तो वह मेरे पास आकर बोला, सर कुछ पता चला क्या? मैंने उसे घूर कर देखा तो वह घबरा गया और बोला, सर मैं तो बस आपके लिए परेशान था, इसलिए पूछ लिया। मुझे लगा चलो कोई तो है जो मेरी फिक्र कर रहा है, वरना जिसके लिए मैं परेशान हूं उसे तो मेरी खबर तक नहीं। मैंने इशारे से उसे सीसीटीवी रूम की तरफ आने को कहा। वहां पहुंचकर मैंने मॉनिटर पर उसे वह फुटेज दिखाई। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने पूछा, पहचानते हो इसे? उसके माथे पर पसीना आ गया और बोला, सर साफ साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये वही है। मैंने पूछा कौन? वो बोला, सर किसी को मत बताना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लड़की इसी होटल में काम करती थी, नाम था नायरा। इसी ने रूम नंबर 203 में फांसी लगा ली थी। ये सुनते ही मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। 203 मतलब मेरे बगल वाला कमरा। वे आगे बोला, सर इसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। शुरुआत में कभी कभी इसकी मौजूदगी महसूस हुई थी, इसीलिए उस रूम पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक आपके कमरे में आना और कोयले छोड़ जाना समझ से बाहर है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई फोटो है? उसका साथी कंप्यूटर में पुरानी फाइलें खोलने लगा और उसकी तस्वीर दिखा दी। फोटो देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही चेहरा, वही आंखें। तो क्या मैं एक आत्मा से मिलकर आया हूं? क्या मैं किसी भूत से प्यार कर बैठा हूं? यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मोहब्बत के सारे सपने पल भर में टूटकर बिखर गए। हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया हूं। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वेटर ने मुझे इस हाल में देखा तो बोला, सर डर लग रहा है क्या? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वह बोला, घबराइए मत सर, वह बहुत अच्छी लड़की थी, कभी किसी का बुरा नहीं किया। शायद आपने उसकी किसी चीज को छेड़ दिया होगा, तभी वह आपके कमरे में आई, वरना वह किसी को परेशान नहीं करती। फिर आंखें गोल करके बोला, वैसे भूत प्रेत का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। उसके यह शब्द सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि अब इसे क्या बताऊं। डर मुझे भूत प्रेत से नहीं, अपने बर्बाद होते फ्यूचर से लग रहा है। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी और वह भी भूत निकली। मैं तो उससे शादी करने तक को तैयार था, लेकिन समाज का क्या करता? लोगों को तो उसे दिखेगी नहीं। वे तो यही समझेंगे कि मैं हवा से बातें कर रहा हूं और मुझे पागल घोषित कर देंगे। खैर, पागलों जैसी हरकतें तो मैं पहले ही कर चुका था, इसलिए अब इस बारे में सोचना भी बेकार लग रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह सोचकर ही मैं गहरी सोच में डूब गया। मुझे यूं चुप देखकर वह वेटर बड़ी मासूमियत से बोला, सर ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब हुआ तो आपका। वह रुक गया, फिर बोला, फ्यूचर्स। मैंने टोका,
उसे फ्यूचर बोलते हैं। वह झेंपते हुए बोला, जी सर वही। फिर इधर उधर नजर घुमाकर जासूसी अंदाज में बोला, सर एक बात कहूं, अगर आप नाराज ना हो। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें गुस्सैल लगता हूं? उसने बड़े आराम से जवाब दिया, लगते तो नहीं सर, पर जब से आपके साथ वह घटना हुई है तब से आपका नेचर बदला बदला सा है। मैंने झल्लाकर कहा, उसे नेचर बोलते हैं? कोई मर गया था क्या कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे? मेरी बात सुनकर और मेरा मूड देखकर वह चुपचाप वहां से खिसक गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इसके साथ 2 दिन और बात कर ली तो सच में मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। आंखों में नींद नहीं थी, फिर भी लेटकर आंखें बंद कर ली। करीब 1 घंटे बाद उठा और कमरे में टहलने लगा। फिर ना जाने क्या सूझा कि दरवाजा खोलकर बाहर गैलरी में झांकूं। बाहर पूरा अंधेरा था। मैं गैलरी में टहलने लगा। तभी मेरी नजर रूम नंबर 203 पर पड़ी। मन में अजीब सा कौतूहल जागा। कुछ सोचकर मैं उस कमरे के पास गया और की होल से झांकने की कोशिश की। अंदर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, वह छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही चारों तरफ मकड़ी के जाले थे जो मेरे शरीर से टकरा रहे थे। मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्विच ढूंढा। जैसे ही लाइट ऑन की सामने का दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई। नायरा सामने पंखे से फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी जान दी हो। मैं उसे एक तक देखता रह गया। इतनी कम उम्र, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वह जरा भी इंतजार नहीं कर सकी। तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसी पल वहां घना अंधेरा छा गया। मैं वहां से भागने लगा। तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे कमरे के अंदर खींचने की कोशिश की। मैं गिर पड़ा। किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा और अपने कमरे में घुसकर बेड पर लेट गया। खुद को चादर में पूरी तरह लपेट लिया। गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे सीने में अजीब सी जकड़न होने लगी। हाथ पैर सुन्न पड़ गए। चेहरे के अलावा पूरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया। अचानक मुझे अपनी छाती पर भारी वजन महसूस हुआ। डरते डरते आंखें खोली तो मेरी सांस अटक गई। वह मेरे सीने के ऊपर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। उसके हाथों पर सफेदी जमी हुई थी, जैसे किसी ने बरसों से उन्हें धोया ही ना हो। नाखून इतने बड़े और गंदे थे मानो सालों से काटे न गए हों। अचानक उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले पर रख दिए और धीरे धीरे दबाने लगी। मेरी सांस घुटने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अट्टहास करते हुए उसने पूछा, तू कौन है? बस स्टैंड क्यों गया था? वो रुमाल तूने क्यों उठाया? क्या चाहता है? यहाँ क्यों आया है तू? मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर गला छोड़े तो कुछ जवाब दूं, लेकिन उसने और जोर से दबाना शुरू कर दिया। तभी अचानक कमरे में किसी ने आवाज लगाई, क्या कर रहे हो सर जी? मैं हड़बड़ाकर उठा। पसीने से पूरा भीग चुका था। देखा तो मेरी छाती पर तकिया रखा था और मैं खुद अपने हाथों से अपना ही गला दबा रहा था। वेटर ने मुझे पानी दिया। धीरे धीरे मेरी सांसें सामान्य हुई। मैंने उससे पूछा, तुम कमरे के अंदर कैसे आए? उसने बताया कि गैलरी से गुजरते वक्त आपकी चीख सुनी। दरवाजे पर नॉक किया पर कोई जवाब नहीं मिला तो तुरंत नीचे जाकर मास्टर की लेकर आया और दरवाजा खोला। अंदर देखा तो आप नींद में खुद को ही दबा रहे थे। ऐसा क्या सपना देख लिया सर? मैंने उसकी तरफ शुक्रिया भरी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा कि अगर आज ये सही वक्त पर ना आता तो सच में मेरा भविष्य खराब हो जाता। मैंने उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि उससे पूछ बैठा, तुम्हारे पास रूम नंबर 203 की चाबी होगी ना? वह ऐसे देखने लगा जैसे मैंने उसकी जमीन मांग ली हो। बोला, नहीं सर, प्लीज माफ कर दीजिए, आप मुझे इस होटल से निकलवा कर ही मानेंगे। मैंने पर्स से 500 का नोट निकालकर उसकी जेब में डाल दिया और कहा, चिंता मत कर, तुझ पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। मैं आदत से मजबूर था, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। जब तक सच की तह तक न पहुंच जाऊं मुझे चैन नहीं मिलता। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। उसी वेटर की सलाह पर मैं ठीक 4 बजे उस कमरे में जाने वाला था। उसने कहा था, इस वक्त भूतों की ताकत कम हो जाती है। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया। हर तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे जो मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और स्विच से लाइट जलाई। कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऊपर देखा तो पंखा यूं लटक रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से झटका दिया हो। तभी मेरी नजर दीवारों पर पड़ी। वहां अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए थे।
डरावने राक्षस जैसी आकृतियां बनी थीं। लाल रंग से कुछ लिखा था, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मेरी रूह कांप गई। मैंने मोबाइल से दीवारों की सारी तस्वीरें खींच लीं और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया। अब भी मामला मेरी समझ से बाहर था, लेकिन इतना साफ था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ जरूर है। सुबह नहा धोकर मैं उसी वेटर के पास गया और उससे बोला, मुझे नायरा की कब्र पर ले चलो। वेटर ने मुझे ऐसे घूरकर देखा जैसे मैंने सुबह सुबह ही कुछ ज्यादा सोच लिया हो। पहले तो उसके चेहरे पर साफ मना करने के भाव थे, लेकिन फिर पता नहीं उसने क्या सोचा कि अचानक मान गया और मुझे उसी कब्रिस्तान ले गया जहां मैं पहले भी जा चुका था। उसने मुझे सीधे नायरा की कब्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैंने ध्यान से देखा तो वहां लिखा था, नायरा परेरा, जन्म 25 मार्च 1987, मृत्यु 20 मार्च 2014। उसकी कब्र पर ताजे फूल रखे हुए थे। देखकर साफ लग रहा था कि ये फूल कल ही चढ़ाए गए हैं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह मर चुकी है तो फिर रोज उसकी कब्र पर फूल कौन चढ़ा रहा है? क्या वह खुद ही आती है या कोई और? क्या कब्रिस्तान ही उसका घर है? सिर चकराने लगा तो मैं बाहर निकल आया। तभी वेटर ने झिझकते हुए कहा, सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैंने इशारे से हाँ कर दी। उसने सीधे पूछ लिया, मुझे शक है कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं हो? मैं उसे देखता रह गया और मन में सोचा, यह आदमी भी कमाल का है। मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हें किसी एंगल से पुलिस वाला लगता हूं क्या? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और बोला, नहीं लगते तो नहीं हो। फिर आंख मारते हुए बोला, आप जिस तरह जांच कर रहे थे तो मुझे शक हो गया। मैंने आंख घुमाकर कहा, मुझे भी शक है, कहीं तुम पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थे? यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, साहब आप भी मजाक करते हो? मैंने कंधे उचकाकर कहा, शुरुआत किसने की थी? उसने मुस्कुराकर जवाब टाल दिया। मुझे लगा यहां दिमाग खराब हो रहा है और इसे हंसी सूझ रही है। खैर मैंने उसे दान दक्षिणा दी और वहां से विदा किया। मेरे दिल में अब भी बेचैनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना कब्रिस्तान के आसपास ही जांच की जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मैंने पूरा इलाका बारीकी से देखना शुरू किया, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। तभी मेरी नजर कब्रिस्तान के आखिर में गई, जहां बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी और वहां की घास बाकी जगह से हल्की दबी हुई थी, जैसे उस रास्ते से रोज कोई आता जाता हो। बिल्कुल पैरों से बना हुआ कच्चा रास्ता लग रहा था। मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा और टूटी दीवार पार करके आगे निकल गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही चारों तरफ हरियाली और झाड़ियां दिखी। कुछ दूर चलने पर एक पुराना सा मकान नजर आया। ज्यादा बड़ा नहीं था, शायद अंदर 2-3 कमरे ही होंगे। बाहर छोटा सा गार्डन बना हुआ था। मकान देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वहां रहता होगा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इसी घर में इस रहस्य की चाबी छुपी है। मकान को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहां कोई इंसान रहता होगा। दीवारों का रंग उड़ चुका था और पूरे घर पर सफेद सी परत जम गई थी, जैसे बरसों से उसकी देखभाल ही न हुई हो। गेट के ऊपर मोटे मोटे मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। सामने लोहे का छोटा सा काले रंग का गेट लगा था, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद ही कभी खोला जाता होगा। गार्डन सिर्फ नाम का था, असल में वहां चारों तरफ एक मनहूस सी खामोशी पसरी हुई थी। जमीन इतनी सूखी थी जैसे बरसों से पानी की एक बूंद भी न गिरी हो, जबकि पहाड़ी इलाकों में तो बारिश अक्सर होती रहती है। पता नहीं उस घर में ऐसा क्या था, लेकिन उसे देखकर दिल में अजीब सी नकारात्मक फीलिंग आ रही थी। मैं उसी मकान को घूरता खड़ा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर हाथ रख दिया। मैं घबराकर पलटा तो देखा एक झुकी हुई सी बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, हाथ में बेंत लिए हुए थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मुझे देखते ही आंखें फाड़कर बोली, यहां से भाग जा, वो तुझे मार डालेगी। मरने क्यों आया है यहां? इतना कहकर अजीब सी डरावनी हंसी हंसने लगी। फिर मकान की तरफ उंगली करके बोली, वो सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, तुझे भी नहीं छोड़ेगी, भाग जा यहां से। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सच कहूं तो मुझे भूत से ज्यादा डर उसी से लग रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन अम्मा, कौन मारेगी? वह बोली, इस घर में रहने वाली चुड़ैल सबकी उम्र चुरा लेती है, सबको मार डालती है, तेरी भी उम्र चुरा लेगी, भाग जा यहां से। मैंने डर छुपाते हुए कहा, अम्मा डराओ मत, पहले से ही डरा हुआ हूं। वैसे आप कितनी उम्र की हो? वह बोली, तेरे से थोड़ी ज्यादा ही हूं, पर उसने मेरी उम्र चुरा ली है, तेरी भी चुरा लेगी। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा, तो मैंने मजाक में कहा,
अम्मा, उसने दिल चुरा लिया है तो उम्र भी चुरा लेगी, तो क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर वह मुझे घूरने लगी और बोली, मुझसे मजाक मत कर, जान से हाथ धो बैठेगा, वो तुझे छोड़ेगी नहीं। जाने मुझे क्या सूझा। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरा हाथ घुमाकर घर के दरवाजे की तरफ फेंकने ही वाला था कि अचानक पीछे देखा तो वह बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो चुकी थी। मैं बड़बड़ाया, अजीब माहौल है यहाँ का, समझ नहीं आता इंसानों की बस्ती है या भूत प्रेतों की। खैर, वहां से मुझे कोई खास सुराग नहीं मिला। घड़ी देखी तो सुबह के 10 बज चुके थे। याद आया ऑफिस नाम की भी कोई जगह है जहां जाना जरूरी है। मैं वहां से निकल गया। ऑफिस से करीब 4 बजे फ्री हुआ, लेकिन होटल जाने का मन नहीं किया। दिल अब भी उसी रहस्यमयी जगह में उलझा हुआ था। मैं फिर से वहीं पहुंच गया। इस बार मेरे साथ वेटर नहीं था। अंदर कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि अगर कुछ हो गया तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि भूतों की बातें सुन सुनकर मेरे अंदर का डर अब थोड़ा कम हो चुका था और मैं अकेले ही उस खौफनाक जगह की ओर बढ़ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर जिंदगी भर के रिश्ते बनाने हैं तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, और कब तक यूं ही अपने होने वाले ससुराल वालों से डर डर कर जिंदगी काटता रहूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि वे लोग भूत हैं। इतना तो अब समझ आ गया था कि बेचारे बेवजह किसी को कुछ नहीं कहते। जब तक तुम उनकी जिंदगी में दखल ना दो, वे भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, बल्कि इतने शरीफ हैं कि पहले चेतावनी देते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। अभी सुबह की ही बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ससुराल के सामने खड़ा हूं और मेरी होने वाली दादी सास मुझे डांट रही हों कि भाग जा मेरी पोती की जिंदगी से। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि जब से इस होटल में आया हूं, मेरा दिमाग भी अजीब हो गया है। न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे ख्याल आने लगे हैं। मैं फिर से उसी मनहूस घर के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, कहीं कोई हलचल नहीं। तभी मन में आया, क्यों ना इस घर के अंदर जाकर देखा जाए, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। मैंने सावधानी से गेट पार किया और गार्डन में घुस गया। दबे पांव आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजे की देहरी पर 2 चमकती आंखें मुझे घूरती दिखाई दी। वह एक काली रंग की बिल्ली थी, साइज में आम बिल्लियों से थोड़ी बड़ी, और देखने से लग रहा था जैसे किसी खाते पीते घर की हो। मेरे कदम वहीं थम गए। वह लगातार मुझे घूरे जा रही थी। हम दोनों का सीधा आई कांटेक्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ड्यूटी यहां पहरा देने की हो। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जैसे इंसान कुत्ता पालते हैं, वैसे ही ये भूत प्रेत बिल्ली पालते होंगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज आक्रामक थी। मैंने तुरंत झुककर जमीन से एक पत्थर उठाया और बिल्ली की तरफ फेंक दिया। वह तेज म्याऊं की आवाज करते हुए घर के पीछे की तरफ भागी। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। वहां देखा कि घर के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही दरवाजा बना हुआ है जैसा आगे था। फर्क बस इतना था कि इस साइड पूरा घर साफ सुथरा और रंगा पुता हुआ था। यहाँ कोई गार्डन भी नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा मकान कौन बनवाता है। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लगातार 3 बार दरवाजा बजाने पर अंदर से एक बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज आई, कौन है? यहाँ क्यों मरने आया है? भाग जा, वो आने वाली है। उसके आने से पहले भाग जा। मैंने फिर से दरवाजा पीटते हुए कहा, दरवाजा खोलो। तभी अंदर से किसी बूढ़े की खांसी की आवाज आई और दरवाजा आधा खुला। दरवाजा खुलते ही ऐसी सड़ी गली बदबू आई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक बूढ़ा आदमी आधे खुले दरवाजे से झांकते हुए बोला, किससे मिलना है? मैंने सीधा जवाब दिया, मैं नायरा से मिलने आया हूं। मेरी बात सुनते ही उस बूढ़े की आंखें फैल गईं और वह गुस्से में बोला, किसने भेजा है तुझे? यहां कोई नायरा नहीं रहती। मैंने शांत रहते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं नायरा का दोस्त हूं। यह सुनकर वह और भड़क गया और बोला, दोस्त है तो इतना भी नहीं जानता कि नायरा मर चुकी है? उसकी बात सुनकर मैं हैरान बनते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने जानबूझकर झूठ का जाल फेंका ताकि शायद वह फंस जाए। तब बूढ़े ने कहा, जिसे तुमने देखा होगा वह नायरा की आत्मा होगी। उसकी आत्मा अब एक डायन में बदल चुकी है। मेरी सलाह है उससे दूर रहो और इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। अगर उसे जरा सी भी भनक लगी तो अंजाम बुरा होगा। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ दिन पहले तो मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। मैंने आवाज भी लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह इसी ओर आई थी, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया। ढूंढते ढूंढते यहां सिर्फ यही मकान दिखा
तो सोचा यही पूछ लूं। बूढ़े ने घर के अंदर झांकते हुए शायद उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और फिर बोला, हम उसके चाचा चाची हैं। नायरा ने आत्महत्या कर ली थी। वह काला जादू करती थी, लेकिन एक दिन उसका जादू उसी पर उल्टा पड़ गया और उसने फांसी लगा ली। अब वह हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर रही है। उसने हम पर कब्जा कर रखा है। हमारी असली उम्र उतनी नहीं जितनी दिखती है। वह धीरे धीरे हमारी उम्र चूस रही है। अगर उसने तुम्हें हमसे बात करते देख लिया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। सामने नजर गई तो दीवार पर करीब 40-45 साल के एक जोड़े की तस्वीर टंगी हुई थी और बगल वाली दीवार पर नायरा की तस्वीर थी, जिस पर माला छड़ी हुई थी। मेरी नजर नीचे गई तो वही काली बिल्ली फर्श पर बैठी मुझे घूर रही थी। मैंने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, फिर सख्त नजरों से देखा और मन ही मन बोला, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर बन जाती है। शायद उस बिल्ली ने मेरे मन की बात समझ ली और म्याऊं की आवाज निकालकर मुझे घूरने लगी। मैंने नजर हटा ली। तभी दीवार के सहारे रखी कुर्सी पर बैठी एक झुकी हुई औरत ने घूंघट उठाया और गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुझे पहले ही कहा था भाग जा, तू नहीं गया, अब तू भी मरेगा। जिस अंदाज में उसने कहा कोई भी डर जाए, मेरे मुंह से निकल पड़ा। जिन्हें मैं दादा सास समझ रहा था वह तो होने वाली चचिया सास निकली। ये भी कोई उम्र थी इतनी बूढ़ी होने की। मैं चाहे कितनी भी गंभीर हालत में क्यों ना हो जाऊं, मेरी कॉमेडी वाली आदत नहीं जाती। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा जी, आप उस चुड़ैल को बिल्कुल मत बताना कि मैं आया था। मैं तो घूमने आया था, गलती से इधर आ गया, अब जा रहा हूं। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, बस रास्ता भटक गया था। मैंने सारी बातें इस अंदाज में कहीं जैसे मैं सच में बहुत डर गया हूं। यह देखकर उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसने फौरन कहा, भाग जाओ, वो थोड़ी देर में आने ही वाली है। और इस बात का जिक्र अपने मन में भी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर उसने गेट जोर से बंद कर दिया। मैं वहां से ऐसे भागा जैसे मेरी आखिरी ट्रेन छूट रही हो। भागते वक्त मुझे महसूस हुआ कि उस मकान की खिड़की से दो आंखें मुझे जाते हुए घूर रही हैं। मैं सीधा होटल पहुंचा, कमरे में आकर चाय मंगाई और बैठकर सारी घटनाओं को जोड़ने लगा। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। तभी मोबाइल बजा। देखा तो माँ का फोन था। माँ बोली, बेटा कैसा है, घर कब आ रहा है, तेरे लिए एक लड़की देखी है। मैंने कहा, माँ अभी कुछ दिन लगेंगे। हालचाल पूछकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद चाय की चुस्की ली और मन ही मन सोचा, वहां माँ बहू ढूंढ रही हैं और यहाँ मैं खुद जासूस बना उनकी बहू ढूंढ रहा हूँ। माँ तो माँ ही होती है। तभी अचानक मेरे ही मोबाइल की रिंगटोन फिर दिमाग में गूंजने लगी। रात के करीब 11 बज चुके थे। चारों ओर घुप अंधेरा था, बस सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैं हाथ में टॉर्च लेकर उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। दिल में डर था, लेकिन आदत से मजबूर आगे बढ़ता जा रहा था। कमरे में बैठकर सोचने से अच्छा मुझे रिस्क लेना लगा। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर मेरे कदम एक पल को रुके, लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर घुस गया। हाथ में सिर्फ टॉर्च थी जो मेरा इकलौता सहारा थी। कब्रिस्तान पार करके मैं बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा। तभी मेरी नजर एक कब्र पर गई जहां हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। टॉर्च मारी तो देखा आधी पिघली मोमबत्ती जल रही थी। पास में गुलाब के 5 फूल रखे थे और पूरी कब्र गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई थी। मुझे बड़ा अजीब लगा, इतनी रात को किसने यह सब किया होगा। जब नाम पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नायरा की कब्र थी। मैं सावधानी से कब्रिस्तान से बाहर निकला और मनहूस घर के पास पहुंचने से पहले टॉर्च बंद कर दी ताकि कोई मुझे देख न सके। गेट पार कर वहां लगे पाइप की मदद से दीवार पर चढ़ा। थोड़ी मशक्कत के बाद ऊपर पहुंच गया और फिर सावधानी से सीढ़ियों के सहारे अंदर उतर गया। पास वाले कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। एक जवान लड़की की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। तभी कुछ गिरने की आवाज और बिल्ली की म्याऊ सुनाई दी। मैं तुरंत संभल गया, क्योंकि जरा सी आहट मेरी जान ले सकती थी। पीछे हटते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं अंधेरी जगह में गिर पड़ा। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। टॉर्च जलाकर देखा तो वहां नीचे जाती सीढ़ियां बनी थीं। न जाने क्या सूझा, मैं नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर देखा वह एक तहखाना था। टॉर्च की रोशनी में वहां अजीब अजीब सामान पड़ा हुआ था जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दीवारों पर रोशनी डाली तो एक पूरी दीवार पर वही डरावनी राक्षस जैसी पेंटिंग बनी हुई थी।
बाकी दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे। एक कोने में लकड़ी का बोर्ड रखा था। एक दिल के आकार का लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, जिसमें चारों तरफ घूमने वाले पहिए लगे थे और आगे की नोक में एक पेंसिल फिट थी। बीच में एक गोल टेबल रखी थी। पूरा कमरा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने टॉर्च चारों ओर घुमाई तो देखा एक दीवार पर प्लेटफॉर्म बना था। उस पर लकड़ी के बेस पर पारदर्शी कांच का ताबूत रखा हुआ था। जैसे ही उसके पास जाकर रोशनी मारी, मेरी आंखें फटकर बाहर आ गईं। उस ताबूत के अंदर एक लड़की की लाश रखी हुई थी। मेरी सारी बहादुरी उसी पल हवा हो गई। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नायरा। मेरा दिमाग तो जैसे फटने ही वाला था। नायरा तो कब्र में आराम कर रही थी, फिर उसकी लाश यहाँ ताबूत में क्या कर रही है? हैरानी की बात यह थी कि मरने के बाद भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मुझे याद आया, उसे मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। या तो वह जिंदा है, या सच में चुड़ैल बन चुकी है, या फिर यह सब कोई बहुत बड़ा खेल है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसी ताबूत के पास एक कांच के बॉक्स में 3 गुड़ियां रखी हुई थीं। ध्यान से देखा तो एक गुड़िया की आंखें बंद थीं, दूसरी की आंखें खुली हुई थीं और तीसरी को साड़ी पहनाकर किसी औरत जैसा बना दिया गया था। उन गुड़ियों को देखकर मुझे किसी काले जादू का एहसास हुआ। फिल्मों में देखा था, वुडू नाम का एक जादू होता है, जिसमें जिस इंसान पर जादू करना होता है, उसकी गुड़िया बनाकर उसमें उसकी जान डाल देते हैं और फिर उसे अपने काबू में कर लेते हैं। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं खड़ा खड़ा यही सब सोच रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे होश उड़ गए। लगा आज तो पकड़ा गया। पीछे पलटकर देखा तो मेरी आत्मा कांप गई। मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर गई, लेकिन उसकी रोशनी अब भी कमरे में फैल रही थी। नायरा ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मैं उछलकर उससे दूर जा खड़ा हुआ। चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही दबकर रह गई। मन में ही चीख निकली, नायरा की आत्मा। वह मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। इतने दिन से मोहब्बत मोहब्बत करता फिर रहा था, और आज जब मोहब्बत सामने खड़ी थी तो मेरी बोलती बंद थी। सच में ऐसा ही होता है। जिन्होंने प्यार किया होगा उन्हें पता होगा सामने आते ही हालत क्या हो जाती है। अच्छा हुआ साथ में दोस्त नहीं थे, वरना धक्का देकर कहते, जाकर दिल की बात कह। मेरी सांसें अटक गई थीं। पूरी कहानी में खुद को हीरो समझ रहा था, लेकिन यहां आकर मेरी हालत खराब थी। वह लगातार मुझे घूर रही थी और मैं डर के बावजूद प्यार में अंधा होकर उसे देखे जा रहा था। उसके कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे ताबूत में पड़ी लाश ने पहने थे। मन में सोचा, ये लड़की कितनी एडजस्टिंग है। इतने साल से एक ही ड्रेस में काम चला रही है। चुड़ैल है, पर लड़की तो लड़की ही है। 2 साल में फैशन कहां से कहां पहुंच गया, और यह अब भी उसी ड्रेस में टिकी है। उसकी सादगी का मैं कायल हो गया। उसने मुझे घूरते हुए अट्टहास किया और गुस्से से बोली, तुझे मरने का इतना शौक है कि यहां तक चला आया। जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? फिर अपनी डरावनी आंखें मेरी आंखों में डालकर बोली, बोल यहां क्यों आया है? डर के मारे मेरे मुंह से बस जी जी निकला। उसने मुझे घूरा और भयानक हंसी हंसते हुए बोली, क्या जी जी, राखी बंधवाने आया है क्या? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। सब कुछ सह लूंगा, लेकिन फीलिंग के साथ मजाक नहीं। इसकी भूतिया फैमिली से एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन भाई जोन नहीं। मन ही मन कसम खा ली, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन भाई नहीं बनूंगा। मैंने कहा, आप गलत समझ रही हैं। मैं राखी बंधवाने नहीं आया, मैं तो फ्रेंडशिप। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और बोली, चुप। एक शब्द भी निकाला तो यहीं दफना दूंगी। फ्रेंड होने का लिहाज कर रही हूं, वरना तेरी जगह अभी कब्रिस्तान में होती। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगी। उसका सुंदर चेहरा टॉर्च की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। मैं सोचने लगा, मैं इसका फ्रेंड कब बन गया? तभी मेरे मन में एक पॉजिटिव ख्याल आया, या तो इसे कोई गलत फहमी हो गई है, या यह सच में मुझे अपना दोस्त मान चुकी है। अब मुझे लगने लगा कि वह अभी भी पुराने जमाने की सोच वाली है। शायद इसी वजह से अपने प्यार को खुलकर स्वीकार करने से डर रही है। फिर मन में ख्याल आया कि यह मेरी फ्रेंड कब बन गई। हो सकता है बस में मुझे देखकर ही मन दोस्त मान लिया हो। इतनी देर में मैं उस माहौल में इतना एडजस्ट हो चुका था कि पहले जैसा डर अब महसूस नहीं हो रहा था। इतना तो साफ समझ आ गया था कि उसके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। वह मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन फैमिली प्रेशर और फ्यूचर की अनिश्चितता की वजह से खुद को रोक रही है।
वरना इतनी देर तक मुझे ऐसे ही हंस हंस कर निहारती थोड़े ही रहती। मगर मेरी यह गलतफहमी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मैं उसे लगातार बेशर्मी से घूर रहा था, जिससे वह चिढ़ गई। गुस्से में उसने एक जोरदार लात टॉर्च पर मारी और रोशनी बुझ गई। फिर वह ठहाके लगाने लगी। अचानक उसने अपने सीधे हाथ की हथेली मेरे दिल के ठीक ऊपर जोर से मारी, जैसे कोई थप्पड़ मारता है। उसी पल पीछे से 2 हाथ मेरी गर्दन पर पड़े और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि उस कमरे में 2 और लोग मौजूद थे। शरीर में ठंड सी दौड़ गई और मैं बेहोश होता चला गया। जब आंख खुली तो चारों तरफ हल्का अंधेरा था। सिर के ऊपर पोल पर एक बल्ब जल रहा था। कुछ सेकंड लगे यह समझने में कि मैं खुले में पड़ा हूं। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। उठकर बैठा तो सामने कब्रिस्तान का बोर्ड दिखा। मतलब पूरी रात मैं इसी पत्थर के पास पड़ा रहा। पूरा शरीर दर्द से चूर था। कपड़े झाड़ते हुए कल रात की सारी घटनाएं याद आने लगी, जैसे फिल्म चल रही हो। किसी ने मेरी गर्दन दबाई थी। मुझे मारना चाहा था या सिर्फ डराया गया था। सिर अब भी घूम रहा था। मैं वहीं पत्थर पर बैठ गया। थकान और नींद का असर अभी भी था। फिर बाहर लगी पानी की टंकी से मुंह धोया और सोचा, अब ससुराल में तो जबरदस्त बेइज्जती हो गई है। अब मायके यानी होटल चलना चाहिए। भारी कदमों से होटल की ओर बढ़ा। सच में उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे फेरों से पहले ही दुल्हन ने मना कर दिया हो और बारात लौट रही हो। मैं उदास दूल्हे की तरह सुनसान सड़क पर चलता रहा। थोड़ी देर बाद होटल पहुंचा। रूम नंबर 203 के सामने से गुजरा तो मन में वही गाना गूंजने लगा, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। कमरे में पहुंचते ही बिना कपड़े बदले पलंग पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कटा हुआ पेड़। पूरी रात नायरा के ही सपने आते रहे। सुबह आंख खुली तो घड़ी 11 बजा रही थी। मोबाइल देखा तो 8 मिस कॉल थी, 6 ऑफिस से और 2 माँ के। वापस कॉल किया और कहा, अचानक बुखार आ गया है, इसलिए आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मन ही मन तय कर लिया कि अब इन सब झंझटों से दूर रहूंगा। लोग दिल टूटने पर पहाड़ों या समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन मेरा दिल तो पहाड़ों में ही टूट गया था। मेरी ही अक्ल मारी गई थी, जो चुड़ैल से दिल लगा बैठा। अंदर से रोने का मन कर रहा था। खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हाल होगा। उसने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि मैं उसके प्यार में देवदास बन गया। शुक्र है शराब नहीं पीता, वरना हालत और खराब होती। मैंने माँ को फोन किया और कहा, माँ आपकी बहुत याद आ रही है। इतना कहते ही आवाज भर्रा गई। माँ समझ गई मामला प्यार का है और बोली, कौन है वह चुड़ैल जिसने तुझे ऐसा बना दिया? मैं मन ही मन सोचने लगा, माँ को कैसे पता कि वह चुड़ैल है। मैंने कहा, माँ कौन चुड़ैल? माँ बोली, मेरा मतलब वह लड़की कौन है जिसने तेरी ऐसी हालत कर दी। मैंने कहा, कोई नहीं माँ, बस घर की याद आ गई थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। आपसे बात हो गई, अब ठीक हूँ। यहाँ का काम निपटा कर अगले हफ्ते आ जाऊंगा, फिर आपके साथ बहू देखने चलेंगे। मैंने झूठी मुस्कान के साथ कहा। माँ खुश होकर बोली, जल्दी आ जाना बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। मैंने माँ को हाँ में जवाब दिया और फिर बात करता हूँ कहकर फोन रख दिया। कमरे में ही चाय मंगवा ली और मोबाइल पर उदासी भरे गाने चला दिए। दिल मेरा चुराया क्यों, जब यह दिल तोड़ना ही था। गाना पूरा खत्म भी नहीं हुआ था कि दरवाजे पर नॉक हुई। मैंने गाना बंद किया और दरवाजा खोला तो वही वेटर चाय लेकर खड़ा था। मैं बेड पर बैठकर ही चाय पीने लगा। चाय में चीनी कम थी, लेकिन मैंने उन कड़वी चुस्कियों को शराब समझकर पी लिया और कल रात की सारी घटनाएं याद करने लगा। ये तारीख मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 17 मार्च 2018। मन में एक पॉजिटिव सोच बनाए रखा था कि उसने मुझे मारा क्यों नहीं। चाहती तो उसी वक्त खत्म कर सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बीच झूल रहा था। तभी अचानक कुछ सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन उसने मेरे दिल पर जिस तरह हाथ मारा था वो सही नहीं था। मैंने लेफ्ट साइड यानी दिल पर हाथ रखकर सहलाया। तभी महसूस हुआ कि ऊपर की जेब में कोई कागज रखा है। हैरानी हुई कि यह कब आ गया। मैंने उत्सुकता से वह कागज निकाला और पढ़ने लगा। जैसे जैसे शब्द पढ़ता गया, मेरी आंखें फैलती चली गईं। आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। मुंह से निकला, हे भगवान। मैंने तुरंत होटल काउंटर पर फोन करके उस वेटर को बुलाया और उससे सवाल करने लगा, लेकिन अब तक मुझे पूरे जवाब नहीं मिले थे। उसने बताया कि वह खुद कुछ समय पहले ही यहाँ आया है। घटना के बाद उसे बस उतना ही पता है जितना उसने सुना है। फिर उसने कहा, होटल का एक पुराना वेटर है जो काफी सालों से यहाँ काम कर रहा है।
वही सब जानता होगा। थोड़ी देर में वह पुराना वेटर भी आ गया। कमरे में अब हम तीनों थे। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैंने भरोसा दिलाया कि यह बात कमरे से बाहर नहीं जाएगी। फिर सवाल शुरू किए और वह एक एक कर सब बताने लगा। उसके हर जवाब पर मेरी आंखें और खुलती जा रही थीं। मैंने पूछा, उस वक्त की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई होगी। उसने बताया उस समय होटल में कैमरे नहीं थे। घटना के बाद बदनामी हो सकती थी, इसलिए मालिक ने मामला दबा दिया। बाद में ही पूरे होटल में कैमरे लगवाए गए। फिर वह बोला, साहब नायरा बहुत अच्छी लड़की थी। उसके साथ बुरा करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने 500 का नोट उसकी जेब में डालना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला, नायरा को इंसाफ मिल जाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप है। दोनों वेटर चले गए और मैं अकेला बैठा सारी कड़ियों को जोड़ने लगा। तारीख थी 20 मार्च 2018। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। करीब 7 परछाइयां उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थीं। तेज चाल थी, लेकिन कदम बेहद सावधानी से रखे जा रहे थे। उन्होंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। आज नायरा की कब्र बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। गुलाब के ताजे फूलों से पूरी कब्र ढकी थी और इत्र की खुशबू फैल रही थी। तभी अचानक आसमान में 2-3 बार रोशनी चमकी और बुझ गई। वे साए फिर आगे बढ़े, बाउंड्री वॉल पार की और उस मनहूस मकान की ओर बढ़े। इतनी खामोशी में भी उनके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद सभी साए उस काले गेट को पार कर पाइप के सहारे दीवार पर चढ़ गए। कुछ ही पलों में सब छत पर थे। वही कमरा आज अलग रंग में रंगा हुआ था। 3 दीवारें काली थीं। सिर्फ एक दीवार वैसी ही थी जिस पर उस शैतानी आकृति की पेंटिंग बनी थी। फर्श भी गहरे काले रंग से रंगी हुई थी। बीच में गोल टेबल पर वही दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड रखा था। उसके चारों ओर गोलाई में मोमबत्तियां जल रही थीं। एक कुर्सी पर नायरा बैठी थी, उदास मंत्रमुग्ध सी। तभी कहीं से 12 बजने की आवाज गूंजी। घंटियों की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। बाहर से जानवरों के रोने की डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे कई कुत्ते और भेड़िए एक साथ मातम मना रहे हों। बीच बीच में उल्लू की आवाजें उस मातम में ताल मिला रही थीं। तभी टेबल के पास से किसी औरत की आवाज में अजीब भाषा का मंत्र गूंजने लगा और अचानक वही टेबल कांपने लगी, जैसे सिर्फ उसी जगह भूकंप आ गया हो। टेबल पर रखा दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड अचानक हिलने लगा। उसके नीचे लगे छोटे छोटे पहिए अपने आप घूमने लगे। फिर उस बोर्ड में फंसी पेंसिल खुद ब खुद कांपने लगी और नीचे रखे कागज पर कुछ लिखने लगी। तभी एक औरत की सिसकारी भरी आवाज गूंजी। उसकी आवाज में अजीब सी रहस्यमयी खनक थी, जैसे किसी पुराने रहस्य से निकल रही हो। वह गाने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नायरा। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, लकड़ी के बोर्ड के पहिए बुरी तरह हिलने लगे, मानो कोई तूफान आ गया हो। उस औरत ने कागज उठाकर पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगी। फिर अट्टहास करते हुए बोली, जब तक तू मेरा काम नहीं करेगी तब तक ऐसे ही तड़पती रहेगी। तभी पेंसिल फिर जोर जोर से हिलने लगी और कागज पर कुछ और लिख दिया। उस औरत ने पढ़ा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह चिल्लाई, किसी काम की नहीं है तू। मैं तेरा जन्मदिन मना रही हूं और तू बस बहाने बना रही है। गुस्से में वह फिर ठहाका मारकर बोली, मेरा काम नहीं करोगी तो तुम सब मारी जाओगी। एक बार फिर बोर्ड के पहियों में कंपन होने लगा। पेंसिल चली और कुछ शब्द कागज पर उभर आए। इस बार औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अहंकार से बोली, मेरी बिल्ली मुझसे ही आंखें दिखा रही है। आज ही मेरा काम कर, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर तड़पती रहेगी। हाँ या ना बोल, मैं तेरा बोझ नहीं उठाऊंगी। और किसने कहा था तुझे फांसी लगाने को? मैंने तो वापस आने को कहा था। तू कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। बहाने छोड़ और मेरा काम कर। मैं वादा करती हूं, सबकी जिंदगी मेरे हाथ में है, सबको छोड़ दूंगी। तभी फिर पेंसिल चली और कागज पर लिखा गया, आप मेरा यकीन कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा यहां संभव नहीं है। आपकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। यह आपका भ्रम है। प्लीज हम सबको छोड़ दीजिए। मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। मैं पल पल तड़प रही हूं। जैसे ही उस औरत ने पढ़ा, वह गुस्से से लाल पीली हो गई। बोली, ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
मेरी सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसने पास बैठे आदमी को इशारा किया। वह उठा और प्लेटफॉर्म के पास रखा कांच का बॉक्स उठा लाया। उसमें से खुली आंखों वाली गुड़िया निकाली, नायरा की तरफ बेरहमी से देखा और दांत कुरेदने जैसी लकड़ी को उस गुड़िया के हाथ में जोर से चुभो दिया। सामने बैठी नायरा तड़प उठी। उसके बाएं हाथ से खून बहने लगा। औरत जोर जोर से हंसने लगी। बोली, इसे भी भेज दूं तेरे पास, फिर दोनों मिलकर मेरा काम कर देना। तभी बोर्ड के पहिए फिर से भड़कने लगे। पेंसिल चली। औरत ने पढ़ा और चिल्लाई, तू नहीं मानेगी तो सब मरोगी। उसने फिर लकड़ी उठाकर गुड़िया के पैर में चुभो दी। गुड़िया में चुभते ही सामने बैठी नायरा के पैर से खून निकलने लगा। वह दर्द से चीखते हुए कुर्सी से गिर पड़ी। यह देखकर औरत जोर से हंसने लगी। बोली, मैं नहीं तो कोई नहीं। अचानक लकड़ी का बोर्ड फिर से कांपने लगा। उसके पहिए तेज घूमने लगे। इस बार पेंसिल घूमती हुई सीधे उस औरत की तरफ किसी रॉकेट की तरह चली। औरत ने फुर्ती से साइड होकर खुद को बचा लिया। अब वह दिल के आकार का बोर्ड पूरे टेबल पर गोल गोल घूमने लगा और फिर औरत पर झपट पड़ा। वह फिर बाल बाल बची। इस बार बोर्ड पूरे कमरे में दौड़ने लगा, कभी दीवार पर, कभी फर्श पर, कभी टेबल पर। शैतानी पेंटिंग वाली दीवार छोड़कर हर जगह टकराता रहा। आखिर वह बेहोश पड़ी नायरा के पास आकर रुक गया और जोर जोर से कांपने लगा। नायरा से थोड़ी दूरी पर जाकर अचानक तेज धमाके के साथ वह बोर्ड फट गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी पल पास पड़ी नायरा अचानक उठकर खड़ी हो गई। वह अचानक हवा की रफ्तार से आकर कुर्सी पर बैठ गई और सामने खड़ी उस औरत की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोली, तूने ही मुझे अपनी बातों में फंसाया, तूने ही मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरी जिंदगी ऐसी कर दी कि मुझे खुदकुशी करनी पड़ी। अब तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है? क्या तुझे समझ नहीं आता कि जो काम तू चाहती है वो कभी पूरा नहीं हो सकता? कब समझेगी तू पागल औरत? अब भी वक्त है, संभल जा। इस लड़की को छोड़ दे और मेरे शरीर को दफना कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दे। शायद तेरे गुनाहों की सजा कुछ कम हो जाए। इतना सुनते ही वह औरत गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, मेरी गुलाम मुझे ही सीख दे रही है। उसकी बात सुनते ही नायरा जानवरों की तरह हाथ पैरों के बल चलने लगी और कमरे की तीनों दीवारों पर घूमने लगी। उसके बिखरे बाल और आंखों से बहते आंसू किसी दर्दनाक कहानी की गवाही दे रहे थे। वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, फिर अचानक हाथों के बल खड़ी होकर तेजी से दौड़ी और उस औरत के चेहरे पर जोरदार लात मार दी। तिलमिलाई हुई वह औरत चिल्लाई, आज इसे भी तेरे पास भेज देती हूं। तेरे बर्थडे पर इसका डेथ डे मनाऊंगी। इतना कहकर उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही उस लड़की पर वार करने वाली थी, तभी पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। पति पत्नी दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी हर हरकत पर 15 आंखें नजर रखे हुए थीं। 6 पुलिस वाले वहां मौजूद थे और एक मेरा नाइट विजन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ग्रुप में शामिल महिला कांस्टेबल ने तुरंत आगे बढ़कर उस औरत के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपनी मालकिन पर हमला होते देख वह काली बिल्ली उस महिला कांस्टेबल पर झपटी, लेकिन तभी बीच हवा में गायब हो गई। दरअसल उस लड़की के अंदर मौजूद नायरा की आत्मा ने बिल्ली को पकड़कर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। अब वह औरत और उसका पति पुलिस की गिरफ्त में थे। फिर भी वह औरत पागलों की तरह चिल्ला रही थी। सारी सच्चाई समझकर उसने मेरी तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुझे तो उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। अब बच गया है, लेकिन तुझे देख लूंगी। मैंने कैमरा दिखाकर कहा, बोलो चाची सासू माँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं अपने होने वाले ससुराल जाऊंगा और आप इनके साथ अपने असली ससुराल। तभी सबकी नजर दूर खड़ी उस लड़की पर गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं आते तो जिस लड़की को आप नायरा समझ रहे हो वह मेरी बहन लियाना है, जिसके अंदर आकर मैं नायरा आप सबसे बात कर रही हूँ। यह भी आज मेरी तरह इस औरत के जाल में फंसकर भटक रही होती। मैंने इस औरत को मां से भी बढ़कर माना, लेकिन इसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, इसके कहे अनुसार चलती रही और इसके काले जादू का शिकार बन गई। इसके रोज रोज के नए प्रयोगों से मेरी सामान्य जिंदगी खराब हो गई। मुझे दिन रात अपने आसपास आत्माएं दिखाई देने लगीं जो मुझे परेशान करती थीं। फिर भी मैं सब सहती रही, क्योंकि मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था और अगर घर में बताती तो यह मेरी माँ और बहन को मारने की धमकी देती।
इसने वुडू के काले जादू से मेरी माँ और बहन की जान इन 3 गुड़ियों में डाल दी थी, और जब भी मैं इसके खिलाफ जाती ये मुझे डराती। मैं इस चालाक औरत के आगे बेबस थी। इसकी दरिंदगी तब हद से ज्यादा बढ़ गई जब इसने मेरे जन्मदिन का बहाना बनाकर मुझ पर खौफनाक प्रयोग किए। मैं खुश थी कि शायद यह सुधर गई है, लेकिन यह मेरी भूल थी। इसने मेरे जन्मदिन पर बहुत सी काली शक्तियों को बुला लिया। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इस औरत ने खुद को और अपने पति को सुरक्षा घेरे में बंद कर लिया, और मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। मैं कब्रिस्तान के रास्ते भागी जहां एक ताजा कब्र बनी हुई थी। बाद में पता चला यह सब पहले से प्लान किया गया था। उस कब्र में इसने मेरे कटे बाल, नाखून और कपड़े रखे थे। जान बचाकर मैं उस होटल के रूम नंबर 203 में पहुंची जहां काम करती थी, और खुद को अंदर बंद कर लिया। लेकिन वहां भी उन दुष्ट आत्माओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उस कमरे में अजीब माहौल बन गया। चारों तरफ भटकती आत्माएं तैर रही थीं और उन्होंने मुझे घेर लिया। फिर मेरा दम घुटने लगा। मैं हर तरफ से टूट चुकी थी, और आखिरकार उसी कमरे में मैंने आत्महत्या कर ली। मुझे उसी कब्र में दफना दिया गया। लेकिन रात के अंधेरे में यह औरत चोरी से मेरी लाश वहां से निकाल लाई और उस पर केमिकल लगाकर उसे ताबूत में सुरक्षित रख दिया। जब मेरी बहन लियाना को इस बारे में पता चला तो वह यहाँ आ गई। तब इस चालाक औरत ने उसे मेरे बारे में झूठी कहानी सुना दी कि मैं जादू टोना करने लगी थी, गलत संगत में पड़ गई थी, और किसी गलती की वजह से मैंने जान दे दी। कुछ दिनों बाद मेरी बहन को इस कमरे के बारे में पता चला। वह यहाँ आई और मेरी लाश ताबूत में रखी देख ली। तब इस औरत ने उसे यह कहकर बहकाया कि नायरा ने सपने में कहा है कि उसकी लाश कब्र से बाहर निकालो, वह वापस आएगी। मेरी बहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी का सवाल था, इसलिए वह इसकी बातों में आ गई। एक दिन मेरी बहन ने इस औरत को इसी कमरे में काला जादू करते हुए देख लिया और उससे झगड़ा कर बैठी। तभी इस औरत ने अपना असली रूप दिखाया और मेरी बहन को अपना गुलाम बना लिया। उस पर तरह तरह के काले प्रयोग करने लगी। मेरी बहन इसके चंगुल में फंस चुकी थी। वह किसी से संपर्क करने की कोशिश करती तो यह उसे और मां को वुडू जादू से मारने की धमकी देती। इसकी काली बिल्ली हर वक्त मेरी बहन के साथ रहती थी। जिस शरीर के अंदर इस वक्त मैं हूं, वह मेरी बहन लियाना का है। हम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए सब इसे नायरा समझने लगे। इस औरत ने कब्रिस्तान के पीछे अपना अड्डा इसलिए बनाया था ताकि कोई उसके काम में दखल न दे। अगर गलती से कोई यहाँ आ जाता तो यह दोनों बूढ़ा बूढ़ी बनकर लोगों को डरा देते। मेरी और मेरी बहन की एक जैसी शक्ल का फायदा उठाकर इसने मेरी बहन को चुड़ैल घोषित कर दिया ताकि लोग यहाँ आने से डरें और वह बिना रोक टोक अपना काला जादू करती रहे। ये औरत काले जादू से लोगों की उम्र चुराना चाहती थी। गंदा काम यह करती और बदनाम नायरा होती। आज मेरे जन्मदिन के दिन यह फिर से कोई बड़ा जादू करने वाली थी। मैं और मेरी बहन का जन्मदिन एक ही तारीख को आता है, इसलिए यह उसे भी मेरे पास भेजने की योजना बना रही थी। वहां मौजूद सभी लोग उस लड़की के अंदर मौजूद आत्मा की बातें सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरों से साफ लग रहा था कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा सच में संभव है। मैं उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उससे पूछा, एक बात समझ नहीं आई, जब आपकी बहन को चुड़ैल घोषित कर दिया गया था जबकि वह चुड़ैल नहीं थी, तो फिर वह बस में सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दी, बाकी किसी को क्यों नहीं? उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और बोली, मेरी बहन के साथ इस औरत ने हमेशा एक काली बिल्ली छोड़ रखी थी जो उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। उस दिन वह मां से मिलकर लौट रही थी। यह बिल्ली जरूरत पड़ने पर लोगों में भ्रम पैदा कर देती थी और आसपास मौजूद लोगों की याददाश्त कुछ देर के लिए मिटा देती थी। लेकिन तुम्हारे साफ दिल और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से उसका जादू तुम पर असर नहीं कर पाया, इसलिए मेरी बहन सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दी। जब तुमने उसे शुद्ध मन और सच्चे प्यार से देखा तो उसके दिल में तुमसे उम्मीद जागी, इसलिए उसने तुम्हें मुस्कुराकर देखा। फिर उसकी आंखों में उदासी इसलिए छा गई कि कहीं उस बिल्ली को शक न हो जाए। उसने जानबूझकर वहां अपना रुमाल गिरा दिया ताकि तुम्हारी नजर उस पर पड़े, लेकिन उस वक्त तुमने रुमाल पर ध्यान नहीं दिया। जब तुम अपनी सीट से उठे तो किस्मत से तुम्हारा पर्स वहीं गिर गया। मेरी बहन की इस हरकत की खबर उस औरत को लग गई और उसी ने उसे मजबूर किया कि वह वापस जाकर रुमाल उठा लाए, क्योंकि वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उस रात मेरे कमरे में जो आई थी वह मेरी बहन ही थी। वही तुम्हारे रूम में आई और अपना रुमाल ले गई।
बदले में जानबूझकर कोयला छोड़ गई ताकि तुम उसे चुड़ैल समझो और उससे दूर हो जाओ। जब जब तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, उसने तुम्हें डराया और दूर रहने को कहा। असल में वह तुम्हारी मदद चाहती थी, लेकिन यह भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो, क्योंकि उस औरत की नजर हर वक्त मेरी बहन पर रहती थी। अगर वह सीधे सीधे तुमसे सच कह देती तो वह औरत तुम्हें भी मार देती। उस रात होटल के कमरे में जो सपना तुमने देखा था, वह सब मैंने यानी नायरा की आत्मा ने ही दिखाया था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। अगर तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते तो जरूर उसका सच जानने की कोशिश करते। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उस डरावने सपने के बाद होटल छोड़कर भाग गया होता। लेकिन तुम्हारा दिल साफ था और प्यार सच्चा, इसलिए तुम उसकी तलाश में यहां तक पहुंच गए। उस दिन वह पति पत्नी दोनों इसी कमरे में मौजूद थे। उन्हें दिखाने के लिए ही मेरी बहन ने चुड़ैल बनने का नाटक किया, ताकि वे तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर दें। दिखावे के लिए उसने तुम्हारी छाती पर हाथ मारा और रिस्क लेकर वह चिट्ठी तुम्हारी जेब में रख दी। फिर उन दोनों से कहा कि तुम नायरा के दोस्त हो और गलती से यहां आ गए हो, इसलिए तुम्हें जाने देना चाहिए। इसी वजह से उसने उनके सामने कहा कि फ्रेंड हो इसलिए छोड़ दिया है। उस लड़की की पूरी कहानी सुनकर वहां मौजूद सब लोग सन्न रह गए। फिर उस लड़की ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू भर आए। वह मेरे पास आई और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज मेरी बहन और मां का ख्याल रखना। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वह 2 कदम पीछे हटी। तभी उस लड़की के शरीर से तेज रोशनी निकली और एक प्रकाश पुंज आसमान की ओर उड़ता हुआ गायब हो गया और वह लड़की यानी लियाना बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। पुलिस उस औरत और उसके पति को अपने साथ ले गई। अगले दिन कब्रिस्तान में मैं, मेरी मां, लियाना और लियाना की मां खड़े थे। नायरा की लाश को विधि विधान से दफना दिया गया था। सब बारी बारी उसकी कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ किसी साए ने मुझे छुआ। मैंने ऊपर देखा तो आसमान में एक साया मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद कह रहा था और फिर हवा में ही विलीन हो गया। मैंने भी मुस्कुराकर उसे अलविदा कह दिया। कब्रिस्तान से बाहर आकर मैंने मां को लियाना से मिलवाया और कहा, मां तू पूछ रही थी ना कि मैं किस चुड़ैल की वजह से उदास था। यही है वह चुड़ैल, मेरा मतलब यही है वह लड़की। मां ने झट से मेरा कान पकड़ लिया और लियाना शर्मा गई। झूठा गुस्सा दिखाते हुए मुझे आंखें दिखाने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, देख लो मां, अभी शादी भी नहीं हुई और अभी से हक जताने लगी। मेरी बात सुनकर सब हंस पड़े और वह शर्म से अपना चेहरा छुपाने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।